हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियोस में कि मैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस एज वेल एज एमसीक्यू का डिस्कशन करवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में। तो आज हम लोग एमसीक्यू का सेशन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट दो सेशन जो दो बहुत अच्छा सेशन हुआ और तुम लोग भी थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए हमको। तो वो दोनों वीडियो अगर नहीं देखे हो अभी तक जो लोग, एक बार जाके देखो, क्योंकि वो देखोगे तभी ये सेशन तुम लोगों को समझ में आएगा और रिवीजन भी होगा बढ़िया से। तो पहले रिवीजन कर लो दोनों वीडियो देख के, इसके बाद आते हैं हम लोग एमसीक्यू में। एमसीक्यू मैं कोशिश किया हूं कि एग्जाम में जिस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है वैसा टाइप का एमसीक्यूज तुम लोग के साथ डिस्कस करूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू हम लोग आज चैप्टर नंबर 6 ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1980 का डिस्कशन करेंगे। चलो एमसीक्यू नंबर 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट वॉज, कि आजादी के पहले या जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहा था इंडियन इकोनॉमी कैसा था। तो देखो भाई, अंडर डेवलप भी था और सेगनेंट था। सेगनेंट का मतलब क्या होता है याद रखना, डेवलप का मतलब एकदम विकसित था, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अंडर डेवलप्ड और सेगनेंट था मतलब कि पिछड़ा था, पिछड़ा, और उसके साथ साथ सेगनेंट था मतलब मंदी था, कोई भी उतना खास देखा नहीं जा रहा था ग्रोथ। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट 2 नंबर, लैंड होल्डिंग इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब पहले पहले इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है मेरा, फ्रेगमेंटेड, लार्ज, स्मॉल। ऑप्शन इज डी, इसका भी आंसर होगा डी। सर आप डी क्यों बोले इसको, आप स्मॉल लगा सकते थे। देखो स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है छोटा छोटा हिस्सा में बटा हुआ, ठीक है। जैसे मेरा एक जगह लैंड है 1 कट्ठा का, तो छोटा सा जगह है, और मेरे पास 4 कट्ठा लैंड है बस 4 जगह में है, तो ये बटा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फार्मिंग विच फोकस ऑन द बेसिक नीड ऑफ फैमिली। अगर किसान अपना फैमिली के लिए ही सिर्फ खेती कर रहे हैं तो उस खेती को आप लोग क्या बोलोगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। 1 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेगमेंट फार्मिंग, नहीं सेगमेंट फार्मिंग नहीं होता है कुछ। कैपिटलिस्ट फार्मिंग सारा हम लोग प्राइवेट को दे देंगे, ये भी नहीं था। तो क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो अपना फार्मिंग कर रहे हो मैक्सिमम जो चीज है, मैक्सिमम जो आउटपुट आ रहा है उसको अपना बेसिक नीड्स में ही लगा दे रहे हो, कोई भी कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आते हैं, डीके मतलब कम हो जाना, गिर जाना। डीके ऑफ हैंडक्राफ्ट इन ब्रिटिश इंडिया वाज कॉजेस बाय, मतलब जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम में हैंडक्राफ्ट का जो इंडस्ट्री था वो क्यों गिर जा रहा था। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी। क्यों, देखो पॉलिसी बहुत बढ़ रहा था सर, ठीक है, जो भी कंपटीशन था मशीन प्रोडक्ट का, मतलब हम लोग इंडिया में सब कोई हाथ से प्रोडक्ट बनाता था, और ब्रिटेन में अगर देखोगे तो वहां पे उस टाइम पे मशीन्स आ चुके थे, तो उसका कंपटीशन नहीं फेस कर पाए। फिर जो डिमांड का पैटर्न चेंज हुआ वो भी, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अच्छा, स्विस कैनल वाज ओपन इन, सबसे पहले स्विस कैनल कब ओपन हुआ बताओ जल्दी से, नहीं पता कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से, चलिए कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा, सी। देखो ऐसे तो 1859 टू 1869 ये फेज था जहां पे ये स्विस कैनल का जो रूट था, ट्रेड रूट था, वो पूरा बनने में लगा। क्योंकि कुछ ऐसा था ना कि यहां से पहले आप जाते इजिप्ट, ठीक है, ये ट्रेड रूट था, फिर वहां से आप पोर्ट बनाओगे, पोर्ट में वहां पे सारा प्रोडक्ट लैंड होगा, फिर वहां से बाय रोड जाएगा, ठीक है, दूसरे तरफ इजिप्ट के दूसरा पोर्ट में, फिर वहां से लोडिंग होगा, फिर वो जाएगा लैटिन अमेरिका, अमेरिका के तरफ में, ब्रिटेन के तरफ में, आपको एक्सेस मिल गया, यूरोप के पास एक्सेस मिल गया आपको। तो बेसिकली अगर रेंज देखा जाए तो 1859 से 1869, बट कब से स्टार्ट हुआ याद रखना, कब से स्टार्ट हुआ, 1869, 1859 से 1869 का ये ट्रेड रूट था जहां से वो डेवलप करने में लगा। स्टार्ट कब से हो गया, 1869।
ठीक है, ये जो 1869 है, सुनो ध्यान से, जो 1869 है कौन सा गवर्नमेंट के सपोर्ट में आया था? तो इजिप्ट का गवर्नमेंट सपोर्ट में आया था। कौन सा चीज हम लोग कनेक्ट कर लिए थे? हम लोग यहां से ब्रिटेन को कनेक्ट कर लिए थे, ठीक है, ब्रिटेन बोल सकता है, उसके बाद हम लोग यूरोप बोल सकते हैं, हम लोग कनेक्ट कर लिए थे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर। अब ये नेट एक्सपोर्टर क्या होता है सर, समझा दीजिए तो इजी हो जाएगा। देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो आप क्या कहलाओगे, नेट एक्सपोर्टर। और अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो आप कहलाओगे नेट इंपोर्टर। तो इंडिया जब गुलाम था, इंडिया पे जब ब्रिटिश राज कर रहा था, उस टाइम पे इंडिया कौन सा इंडस्ट्री या फिर कौन सा प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर था? तो देखो इंडस्ट्री होगा ही नहीं, इंडस्ट्री प्रोडक्ट तो था ही नहीं, कैपिटल गुड्स को प्रमोट किया ही नहीं गया, ओनली द प्राइमरी गुड्स, ओनली द प्राइमरी गुड्स बोल सकते हो या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज साइन ऑफ, इसका मतलब क्या है? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे लोग को पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर में ही अपना जान गंवाना पड़ता है। किसके लिए? उसको ठीक प्रोटीन नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था, दवाइयां बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, ठीक है, वैसा कुछ मिला नहीं। इसके साथ साथ जो और भी रीजन था, ठीक है, कुछ सोशल रीजन था तो हम लोग बात नहीं कर सकते, अभी उतना टाइम नहीं है, बट मेजर रीजन क्या हो जाएगा, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कि बच्चे लोग का डेथ जो 1 साल से कम है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो इसका बेसिक रीजन क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी तो था, और पुअर हेल्थ केयर, दोनों भी जो मैंने बात बताया, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, जेंडर बायस इन अ सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय, क्या चीज से आपको दिखेगा, क्या चीज से आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग का सोसाइटी था वो जेंडर बाइस था। जेंडर बाइसनेस का मतलब क्या हो जाता है कि ज्यादातर मेल के हाथों में मेल को प्रमोट किया जाता था, फीमेल को बचाया जाता था। बचाया जाता मतलब किससे बताया, सोसाइटी से बचाया जाता था। उसको नहीं, तुम घर में रहोगे, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, ये सब चीज था देश में हम लोग का, ठीक है। तो क्या चीज से ये इंडिकेट होता था, याद रखना, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब कितना लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता। तो याद रखना 60% था टोटल, जिसमें से 7% था फीमेल का। तो एक कैंपसी के साथ दूसरा ऑटोमेटिक तुम लोगों को रिवीजन करवा दिया मैंने, ठीक है, तो इसको तो ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है 9 नंबर, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोज, क्या दिखता था डेमोग्राफिक प्रोफाइल से, बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट भी हाई था, और जो बच्चे लोग बनाते वो भी, तो इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट बल्क ऑफ अ पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना इजी, क्योंकि कुछ संसाधन नहीं था कि आप बिजनेस कर पाओगे, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता था, आपको वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, तो कहां से होगा भाई, ठीक है। 11 नंबर, विच सेक्टर was the major contribution to GDP of the country as well as the biggest employer on the eve of independence in India? Agriculture, no doubt, agriculture. Next, रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस, कब रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया, 1950 में, याद रखना 1850 में, सॉरी 1850 में। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनता है बाबू। देखो रेलवे इंडिया में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1850। सबसे पहले कब चला, 1853, मतलब 1853। कहां से कहां तक चला, कहां से कहां तक चला, तो मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने। कितना किलोमीटर का ये था, 33.8 किलोमीटर। कितना मिनट लगता था, अप्रोक्स 57 मिनट्स। ये सारा चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं, विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गॉट सेवरल
सेवरल इफेक्ट अंडर द कॉलोनियल रूल। इसमें से चार में से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री था जो सबसे ज्यादा हम पर हुआ? भाई हैंडक्राफ्ट। याद रखना तीन चीज पे ही ज्यादा हम लोग आगे थे, मोनोपोली था कहीं ना कहीं, वो तीनों चीजों पे ही वार किया गया। समझ में आया? तीनों चीजों पे वार किया गया। क्या क्या? पहला एग्रीकल्चर पे वॉर किया गया, दूसरा टेक्सटाइल पे वॉर किया गया, तीसरा हाथ से बना हुआ चीज हैंडक्राफ्ट के ऊपर किया गया। देखो, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइवेट सेक्टर कितना हो जाएगा? 70%। इट्स अबाउट 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर एंगेज इन अ प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। इसके बाद देखो क्या होता है, जो भी तुम लोगों को मैंने बताया, अभी बताया मैंने अभी। सेगमेंट इकोनॉमी इज द वन विच शो, क्या दिखता है, क्या शो करता है? लिटिल ग्रोथ, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, बोथ ए एंड डी। थोड़ा ग्रोथ, अभी देखो इसमें से अगर ये लो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये हो जाएगा डी, कि भाई ग्रोथ तो कम है ही प्लस प्रोडक्टिविटी भी कम है, ग्रोथ तो कम है प्लस प्रोडक्टिविटी भी कम है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? ये चार में से एक, दो, तीन, ये तीन में से कौन सा फीचर्स था? तो देखो, सबसे पहले इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स तो था नहीं, तुम लोग को पढ़ के ही समझ में आएगा। अर्बनाइज्ड भी नहीं था। सेमी फेडरल का मतलब क्या था? सुनो, सेमी फेडरल मतलब क्या था? थोड़ा सा गवर्नमेंट डोमिनेट कर रहा था, थोड़ा सा गवर्नमेंट डोमिनेट कर रहा था, प्लस थोड़ा सा प्राइवेट डोमिनेट कर रहा था। गवर्नमेंट भी डोमिनेट कर रहा था, और कौन डोमिनेट कर रहा था भाई? प्राइवेट कंसर्न। अब ये प्राइवेट वाला कौन है बोलो तो? ये जमींदार लोग हैं, इसी को बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। 17, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन एंगेज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या होगा इसका बताओ? इस 10%। इंडस्ट्री में 10%, 100 में से 70 प्राइमरी सेक्टर, 10 इंडस्ट्री, बचा हुआ सब टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में। पर कैपिटा इनकम क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइड, कोई इंटू 100 नहीं होगा, कोई जीडीपी नहीं आएगा, टोटल जितना नेशनल इनकम है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। 19 नंबर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड क्या क्या रहता है? तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 1, 2, 3, तीनों है ऑल ऑफ दीज। भाई पावर चाहिए, बैंकिंग चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए या कम्युनिकेशन चाहिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन among the different sector of economy is called occupational structure। देखो, तुम लोग को दो स्ट्रक्चर पूछेगा, एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब आपका जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब जो लोग, अगर मान लो आपके देश में 100 लोग रहते, 1000 लोग रहते हैं, इसमें से 550 लोग काम करते हैं और 450 लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग वर्किंग प्रोफेशंस नहीं है, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। ये 550 किस किस सेक्टर में बटे हुए हैं उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू इनकम per head of total population in a country, income per head of total labor force in the economy in the country, income per head of total workforce in the answer 1, कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल इनकम, काम खत्म, मेरा पर कैपिटल इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ country during the British rule।
उस चारों में से क्या था, 1 2 3 4, सेगमेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। कि जब आजादी से पहले हम लोग का डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था, तो सेगमेंट था, मंदी भी था और बैकवर्ड था, मतलब पिछड़ा था। इसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अभी तुम लोगों ने मैंने बताया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जब किसान अपने घर के लिए बेसिक नीड के लिए काम करे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा इसके, पहले तो देखो, इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस फॉर अ सेल ऑफ मार्केट, इम्पॉसिबल, यही तो हो जाएगा, अगर ये होगा तो हो जाएगा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा नंबर, इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर अ बेसिक नीड, एक तो आ गया बेसिक नीड, एक वर्ड, कुछ कुछ वर्ड्स याद रखो, वो वर्ड देखने से मार देगा तुम। चलो आगे, 24 नंबर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अक्रॉस द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो बताए वर्किंग प्रोफेशन, अभी बताए वर्किंग पॉपुलेशन, बताए कि आपके कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन कहां कहां बट के काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में कितना काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना काम कर रहा है, उसको ही आप बोलोगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसमें से क्या चीज शो करता है कि आप पिछड़ा हो, हाईलाइट करते हैं। तो देखो, पहला, गल्फ बिटवीन द ओनर सॉइल एंड टिलर सॉइल। अब टिलर मतलब कौन, जो उसमें खेती करेगा, और दोनों का बीच का जो गड्ढा रहता था, ये सबसे मेजर इशू था। अरे भाई ये कोई बात है। इसके बाद स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, जितना भी लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो। तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर होगा बी। देखो ये तो बाद में आया, ये तो बाद में आया, ये तो कोई रीजन ही नहीं था, बट ये तो रियल इशू था ना, कि जो लैंड होल्डिंग था ना वो कम था और बहुत जगह बटा हुआ था। सब कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा बड़ा एरिया में सब फार्मिंग कर रहे हैं, सब छोटा जगह, छोटा छोटा जगह था। नेक्स्ट 26 नंबर, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, हो चुका है भाई। नेक्स्ट, इन अ 20th century under the British rule India had a export surplus, where was it surplus used? हम लोग ब्रिटेन से एक्सपोर्ट सरप्लस इंजॉय करते थे, मतलब जितना सामान हम लोग भेजते थे ना उससे कम सामान मंगाते थे, और वो जो एक्सेस पैसा है वो तो वो इंडिया को देगा ना भाई, तुम हमसे लिया है तो दिया नहीं, हम ब्रिटेन उसको कहां यूज किया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू इन्वेस्ट द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया, इम्पॉसिबल। टू इन्वेस्ट द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, टू मीट द ऑफिस ऑफिशियल एंड वर्क वॉर एक्सपेंसेस। यस, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, यहीं पे ब्रिटेन का कमर टूट गया। उस वॉर में वो लोग को एक्सेसिव एक्सपेंसेस का दर्शन हुआ। अब वो एक्सपेंसेस आएगा कहां से, तो वो लोग इंडिया दिया, इंडिया बियर किया, इंडिया पर इनडायरेक्टली बियर किया। ठीक है, जैसे आप किसी को एक्स्ट्रा सामान बेच रहे हो, ठीक है, एक्स्ट्रा सामान बेची मतलब आप किसी को दिए 10 रुपए का सामान, वो आपको दिए 6 रुपए का सामान, 4 रुपए आपका क्या हो गया नेट, वो आपको देगा। वो तुमको बोल रहा था कि भाई ये 4 रुपया तुमको तुम कहां लेगा, तुम्हारा जितना भी ऑफिसर लोग हो, तुम्हारा देश का सुरक्षा तो हम ही लोग कर रहे हैं, तुम्हारे देश का जितना ऑफिस है सब तो हम ही चला रहे हैं, वो लोग का सैलरी देने में हम खर्चा कर दे रहे हैं, 4 रुपया लो जाओ और में जाओ, और बहुत सारा तो हिसाब भी नहीं था जितना गया। नेक्स्ट आओ, जो कोलोनियल गवर्नमेंट मेड no census attempt to estimate Indian national income, per capita income, but most study found that India's national income growth in a pre-independence era was। देखो, कभी भी ब्रिटेन ये नहीं देखा कि हम लोग का इनकम कितना है, ना ही ये कभी रिलीज जारी किया, ना कभी ये हिसाब लगाया। क्यों, अगर देख रहे एविडेंस हो जाता कि भाई इनकम घर गिर रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी गवर्नमेंट, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कभी ये नहीं ट्राई किया, वो कभी ये नहीं ट्राई किया कि भाई कितना इनकम हो रहा है, कितना पर कैपिटा इनकम है ये डिसाइड करो।
वो लोग खाली लूटने आया था। बट जो लोग किया स्टडी, वो लोग क्या देखा कि जो हम लोग का नेशनल इनकम था, ठीक है, उसका ग्रोथ था 2%, और पर कैपिटल इनकम कितना से बढ़ रहा था 0.5, मतलब हाफ। इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, लेस देन 2% और क्लोज टू हाफ परसेंट। चलो नेक्स्ट, अंडर द ब्रिटिश सिस्टम द लैंड सेटलमेंट द जमींदार ड्यू टू द स्टेट वॉज फिक्स वर फिक्स, व्हाट डिड दिस मीन टू। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझो। ये जो लैंड का जमींदारी सिस्टम लेके आया, ठीक है, इसमें क्या था कि जमींदार लोग को पैसा देना रहता था और ये फिक्स था कि भाई इतना तो देना ही है। अगर वो ड्यू है, इसका मतलब क्या है, देखो, दे रिसीव द इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, एकदम नहीं। दे वर एक्सप्लॉयड एंड फोर्स टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ अ प्रोड्यूस, यस यही हो जाएगा आंसर। इस भी आपको जबरदस्ती रेंट देना पड़ेगा भाई। चलो 30 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डिड द ब्रिटिश राज इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट। क्या होगा ये, थोड़ा आराम आराम से मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी नहीं बताता ताकि तुम एक एक वर्ड को समझो। द ब्रिटिश वॉज मेड इंडिया, क्या ऐसा इंपैक्ट डाला इंडिया के ऊपर। तो पहला क्या हो जाएगा, देखो, द ब्रिटेन मेड इंडिया एन इंपोर्टर और कॉटन फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ, पहला ही हो जाएगा आंसर सही। सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या कर दिया पता है, सबसे बड़ा इंपैक्ट कर दिया कि आप जो एक्सपोर्टर थे कॉटन का, एक मिनट, आप जो कॉटन का एक्सपोर्टर थे, ठीक है, आप सॉरी उल्टा हो जाएगा ये, आप जो क्लोथ का एक्सपोर्टर थे, आप उस क्लोथ का एक्सपोर्टर ना होके आप कॉटन का एक्सपोर्टर हो गए। मतलब पहले हम लोग कपड़ा बनाते थे, अब हम लोग कपड़ा नहीं बना पा रहे क्योंकि इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट कर दिया गया। तो जो रॉ मटेरियल कॉटन हो रहा है वो चल जा रहा है कहां पे, ब्रिटेन। तो पहले जहां पे हम कपड़ा का एक्सपोर्टर थे, अभी हम उसका फैब्रिक का एक्सपोर्टर हो गए, मेरा डिमोशन हो गया। नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर stagnation in agriculture sector of India during a British rule was, सबसे मेन रीजन क्या था, सबसे मेन रीजन क्या था कि हम लोग का जो देश में इतना जो मंदी था, इसका सबसे मेन रीजन क्या था। इज वन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, क्योंकि यही एक जरिया था लूटने का। आप देखो, आप फोर्स कर सकते हो किसी को कि भाई ये उगाओ, बट ये उगा के हम ही को बेचो और उसके बाद फिर टैक्स दो, ये सब चीज दिक्कत हो जाता है ना। तो लैंड सेटलमेंट जो सिस्टम था ये थोड़ा सा दिक्कत था। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्ट इन इंडिया इन द ईयर, कब हुआ, 1881। कब तक चला याद रखना, 10 साल तक, मतलब 10 साल बाद होता था, 10 साल बाद होता था। 1881 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम, और वो 10 साल बाद फिर होते रहा। द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल वॉज यूज्ड, जो अभी हम लोग पढ़ के आए कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, जितना हम गवर्नमेंट को देना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो पैसा कहां यूज कर रहा था ब्रिटेन लोग, टू मेक पेमेंट द एक्सपेंसेस incurred by office setup to meet the expenses war के लिए। अच्छा, यहाँ पे तीनों हो जाएगा क्योंकि पहले के लिए भी किया, ऑफिस सेटअप करने के लिए भी किया, उस पर जो खर्चा लगता था उस पर दिया, और वॉर के लिए भी, इसका ऑल ऑफ दिस हो गया। द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय अ बैटल ऑफ प्लासी, कब हुआ, 1757। सबसे पहला जो वेलकम था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो कब कहां से आया, ठीक है, तो प्लासी का युद्ध है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757।
विच इंडस्ट्री रिसीव द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग अ, जब ब्रिटिश यहाँ राज कर रहा था तो कौन सा ऐसा सेक्टर था जो सबसे ज्यादा हम पर किया? सीमेंट नहीं, पेपर नहीं, आयरन नहीं, हैंडक्राफ्ट। इंडियन जूट इंडस्ट्री सर्वाइव हेवी ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन, किस वजह से? लैक ऑफ रॉ मटेरियल, फेमिनाइज, अर्थक्विक, नॉन ऑफ दीज। जो हम लोग का यहाँ का जूट बिजनेस था वो सबसे ज्यादा किससे हम पर हुआ? आंसर इज ए, लैक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा था, लैक ऑफ इसका रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल आ कहां रहा है आपके पास? आप तो खाली रॉ मटेरियल देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1950 में। वेरी गुड। मोर देन हाफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू डैश, मतलब आधा से ज्यादा जो बाहर का जो ट्रेड था हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब आप और किसी को सामान नहीं बेच सकते हो। किस पे था? ब्रिटेन पे। अप्रॉक्स 50%, मोर देन 50%, अप्रॉक्स 50%। डिक्लाइन ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री लीड टू वन मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लोग बेरोजगार भी हो गए और हम लोग को फिनिश गुड्स को बाहर से मंगाना पड़ा। मतलब अगर इंडिया में हैंडक्राफ्ट हाथ से बना हुआ जितना भी था चीजों का, उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, जिस कारण से वो लोग बंद कर दिया भाई। वो लोग जो लोग काम कर रहे थे वो लोग बेरोजगार भी हो गया। और उसके साथ साथ एक चीज और है, क्या? कि भाई आप लोग को अब सामान तो खरीदना है, सामान तो पहनना है, तो आप कौन सा सामान पहनोगे जो बाहर से आ रहा है? विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? कौन सा सबसे ज्यादा, ये चार में से सिल्क, कॉटन, जूट और नायलॉन, ये चार में से कौन सा सबसे ज्यादा हम पर हुआ? जूट। हम लोग कोलकाता में अगर तुम जाओगे, हुगली का जो जूट मिल है सब बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? यही रीजन से बंद पड़ा है, सबसे ज्यादा पार्टीशन की वजह से। जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल आता था बांग्लादेश से। जब पार्टीशन हो गया तो क्या चला गया? बांग्लादेश की तरफ में कुछ एरिया चला गया, कुछ इंडिया की तरफ में, जो तो पाकिस्तान की तरफ में जो गया है, पाकिस्तान की तरफ में जो गया, क्योंकि बांग्लादेश तो पाकिस्तानी था स्टार्टिंग में, तो वहां पे जो गया, वहां पे जो हम लोग का हिस्सा गया, वहां पे से रॉ मटेरियल आता था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम पर वही हुआ। That was the main source of livelihood for a most of Indian people. क्या था? एग्रीकल्चर। अब इतना इजी है। इंडिया ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल, जो डायरेक्ट रूट कर रहा था शिपिंग ऑपरेशन किसके किसके बीच में? इंडिया और ब्रिटेन। ना ही अमेरिका, ना ही श्रीलंका, ना ही पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पैदा ही नहीं हुआ था। विच ईयर इज डिस्क्राइब द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? क्या था? 1921। डैश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? रेलवे। एकदम इजी, बच्चा वाला। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स among the different occupation. Which of the following statement is false in context of industrial sector? जो हम लोग का देश गुलाम था उस टाइम पे बताओ कौन सा सेक्टर जो है, सुनो, कौन सा सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से, ये चार में से कौन सा गलत है? दे वॉज डिक्लाइन। सही बात है भाई, जितना भी हैंडक्राफ्ट बिजनेस था डिक्लाइन हो रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोट ये वर्ड कुछ नहीं पढ़ना है आगे। साला क्या प्रमोट करेगा? खाने आया था हम लोग को, क्या प्रमोट करेगा? नहीं प्रमोट करेगा, हटा दिया। यही आंसर होगा। आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इंडिया बिकम अ एक्सपोर्टर, सही बात बोला है। द लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी, ये भी सही है कि जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था, कितना कंट्रीब्यूशन था? कमेंट में बताओ कितना कंट्रीब्यूशन था, कितना कंट्रीब्यूशन था, कमेंट में बताओ। 10%। एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन था? 70%। टर्सरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन था? 20%। चलो 47। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। अब ये चार में से कौन सा ट्रू है? इंडिया जब ब्रिटिश रूल में था तो ये चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? टुवर्ड्स द डेमोग्राफिक कंडीशन।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? पहला तो बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट लो था, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई लिटरेसी रेट हाई था। क्या होगा बोलो चार्ट में से? आंसर इज 1। भाई डेथ रेट तो लो था ही नहीं, लोग ज्यादा मर रहे थे, बच्चे लोग भी ज्यादा मर रहे थे, लिटरेसी भी कम था, तो ए सी डी ई तो होने से रहा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज, कैसा था? एक्सपोर्टर ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज एक्सपेंड ऑन द वॉर एक्सपेंसेस, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस इन अ, कौन था? तीनों हो जाएगा भाई, तीनों सेम, सब पूरा एकदम दिल का बात बता देना एक बार। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था? जब हम लोग गुलाम थे, जब हम लोग पे ब्रिटिश लोग राज कर रहा था, तो उस वक्त हम लोग का डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था? डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब वीडियो में देखना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि देयर आर 3 स्टेजेस इन डेमोग्राफिक कंडीशन। स्टेज नंबर 1 जहां पे लोग ज्यादा जन्म भी ज्यादा पैदा भी लेंगे और ज्यादा लोग मरेंगे भी। दूसरा स्टेज नंबर 2 जहां पे सबसे पहले जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको धीरे धीरे मैनेज किया जाएगा, जो डेथ का रेट है वो कम होगा बट बर्थ रेट अभी भी हाई होगा। और तीसरा में दोनों ही कंट्रोलेबल होगा या फिर ठीक ठाक होगा। इंडिया 1921 के पहले स्टेज 1 में था, 1921 के बाद स्टेज 2 में है, 1921 के बाद आज तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कभी भी डिक्लाइन नहीं किया है। स्टेटमेंट याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, सही बात है, लो लेवल ऑफ मोर्टेलिटी, हाई लेवल, ये गलत हो गया, एक तो सब जो तीनों लो रहेगा। आंसर इज डी। देखो यहां पे समझना, हाई लेवल ऑफ, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लोग कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा बच्चे लोग भी मर रहे थे, और जो लाइफ स्पैन था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो भी कम था। अच्छा कितना था सर? 32 ईयर था, 32 ईयर, 32 ईयर था, याद रखना 32 ईयर था। नेक्स्ट, फ्रॉम 1981 ऑनवर्ड्स सेंसेक्स ऑपरेशन इन इंडिया, कितना साल बाद सेंसेक्स होगा? अभी बताया, सेंसेक्स होगा कितना साल बाद होगा? 10 साल बाद होगा सर। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन है, सबसे मेन रीजन क्या था? ऑल ऑफ दीज, देखो मत, ऑल ऑफ दीज मारो, क्यों? देखो हेवी ड्यूटी लगा दिया गया, हेवी ड्यूटी ऑन इंडियन, जितना भी आप एक्सपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल, उसके पे जितना आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे उस पे लगा दिया गया हैवी ड्यूटी, आप जो सामान बनाओगे उस पे लगा दिया गया, इंपोर्ट करोगे। अच्छा इसका आंसर नहीं होगा, एक मिनट, इसलिए बोलते हैं ना एमसी को, देखो देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद? आंसर इज बी, हाई ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट। बाहर आप जब बेच रहे थे तब तो लगा दिया था, ठीक है, बट जो इंपोर्ट हो रहा था फिनिश गुड्स उस पे हाई टैरिफ नहीं था, इसीलिए ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट, डैश सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट, अभी बोलने का जरूरत नहीं है भाई, बोलने का जरूरत नहीं, एग्रीकल्चर और कुछ है नहीं प्रीडोमिनेंट। फर्स्ट रेलवे कहां से कहां तक चला? मुंबई टू थाने। इंडिया इंटर सबसे पहला डेमोग्राफिक सेकंड स्टेज में 1921 में कौन से स्टेज में आया? सेकंड स्टेज में। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, ये चार में से 1 2 3 4 में से कौन सा सही है? तो देखो सबसे पहला स्विस कैनल वाज ओपन, पहला ही सही हो गया। नहीं, ओपन कब हुआ था? याद रखना 1859 से 1869। देखा, धोखा दे दिया हमको भी, तुम लोग मत धोखा खाना, देखा धोखा दे दिया, तो तुम लोग धोखा मत खाना। 1769 है, बट स्विस कैनल कब आया? कब? 1859 से 1869 तक, याद रखना ये चीज है भाई। तो आंसर इज बी। सबसे पहला सेंसस कब हुआ इंडिया में?
1881 में। नेक्स्ट, कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, रिजल्ट क्या हुआ? जिसे हम लोग कॉमर्शलाइज किए चीजों को, तो वैसे क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कैश क्रॉप से फूड क्रॉप, के फूड क्रॉप से कैश क्रॉप। फूड क्रॉप मतलब जो आप खाने पीने का सामान उगाओगे उसको फूड क्रॉप, जो आप बेचने के लिए उगाओगे उसको कैश क्रॉप। तो शिफ्ट क्या हो गया? कॉमर्शलाइजेशन होने से जो चीज, सुनो, जो आप हाँ, जो आप एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा था फूड क्रॉप का, वो क्या होने लगा? कैश क्रॉप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन तुम्हारा नॉलेज शेक करेगा, तुम्हारा डेप्थनेस शेक करेगा टुवर्ड्स द चैप्टर। क्या लिखा हो देखो, अरेंज फॉलोइंग इवेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसके ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है ये? सबसे पहले वो बांटेंगे। सब ये कितना आया देखो, 1853 में। ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कितना आया? 1921 में। प्लासी का युद्ध कितना आया? 1757 में। फर्स्ट कास्ट सेंसस कब आया? 1881 में। अब इसको बांटो, मतलब पहले ये हो जाएगा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। मतलब क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4, मतलब 3 पहले, इसके बाद 1, इसके बाद 4, इसके बाद 2। तो यहां देखो 3 1 4 2, आंसर इज डी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एक्सपोर्टर, क्या था? प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर था। डैश मीनिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल ऑफ मार्केट रादर देन द सेल ऑफ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन। ये चारों में से किसका मतलब है? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पे आप बेचने से ज्यादा, मतलब खाने से ज्यादा बेचने के लिए सामान बनाते हो। नेक्स्ट, द बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रायर टू, कैसा था? देखो इसमें क्या होगा, द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इंडिपेंडेंट वॉज मेनली ड्यू टू, ये चार्टों में से कौन सा? 1 2 3 4, ये सबसे मेन रीजन था। ये इन्वेस्टमेंट कम था, अलग बात है, जमींदारी व्यवस्था बाद में आया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी तो बाद में हुआ। बट मेन रीजन क्या था कि भाई हम लोग ना सोचते नहीं थे कि भाई सामान जो उगाएंगे उसको बेचेंगे। बेसिक हम लोग का मतलब क्या था? बेसिक हम लोग का स्कोप था ये कि भाई जो भी सामान बन रहा है ना वो मेरे पास ही आएगा, मेरे पास ही रहेगा, हम ही खाएंगे, अपना मतलब सेल्फ कंजप्शन के लिए, नॉट द पर्पस ऑफ सेलिंग। प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस सेगमेंटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज मेनली कॉजेस। क्यों था? क्यों मंदी था इंडिपेंडेंस के पहले? इंडिपेंडेंस के पहले क्यों मंदी था? देखो, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी नहीं, इन्वेस्टमेंट इन, ये आंसर हो जाएगा डी। 8 में फटाफट हो जाएगा भाई। 62 क्या हो जाएगा मेरा? डैश वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमिनीज इन इंडियन ड्यूरिंग द, क्या मेन रीजन क्या था? मेन रीजन क्या था? कॉमर्शलाइजेशन। इसका मतलब होता है सूखा पड़ना, इसका मतलब होता है सूखा पड़ना। क्योंकि सुनो, जो भी अकाल पड़ता था, वो अकाल का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमिनीज इन इंडिया ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल। जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल हो रहा था तो कौन सा रीजन है ये चार में से?
जो मेन था अकाल पड़ने का, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप नेचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो नेचर आपको कहां से रिस्पेक्ट करे? जो चीज जमीन के लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है, लोग उसी को मतलब उसको फोर्स कर रहे थे उगाने के लिए, भाई उसको उगाना पड़ेगा। ये रीजन था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल। ये चार में से कौन सा ब्रिटिश रूल नहीं होगा? तो पहला भाई बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था, ठीक है। एग्रीकल्चर के पहले एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी था उस पर डिपेंड था। नेक्स्ट जो मोर्टेलिटी था वो हाई था, लो था, देखो यहाँ पे लो दिया हुआ है, तो ये नहीं, एक तो ये होगा। उसके बाद इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, अच्छा ये तो इजी हो गया, तो इजी हो गया, डी हो गया, 3 और 4। एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स, नहीं 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 नहीं, इंपोर्टर नहीं था, हम लोग थे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर थे, तो आंसर इज डी। इन इंडिया इन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इकोनॉमी वॉज, ये चार में से कौन होगा? बैकवर्ड था, सेगमेंट था, ऑल ऑफ दिस, दो भी मार देंगे। फ्रॉम द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन कॉलम 1 ए एंड बी चूज द करेक्ट पेयर। यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, पेयर चूज करना, कौन सा करेक्ट पेयर है। अच्छा रेलवे कब आया? नहीं, गलत हो गया। सबसे पहला कास्ट सेंसस कब हुआ? ये। प्लासी का युद्ध कब हुआ? गलत। स्विस कैनल कब हुआ? गलत। आंसर इज बी। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा पानी पी लो, फिर आगे। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कैसा था? सेमी फेडरल। इसके बाद जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वर्क द सिस्टम ऑफ, किसके पास? मिडिल मैन कौन था उसके पहले? जमींदार। अच्छा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इंडिया का कौन? ब्रिटिश कौन लगाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिविजुअल लोग लगाता था भाई, उस टाइम में वो सब लोग काम नहीं करता था। डैश इज द फॉर्म ऑफ फार्मिंग विच क्रॉप इज प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर अ बेसिक नीड आते ही सबसिस्टेंस फार्मिंग। डैश इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम लोग को इंक्लूड करता है एडुकेशनल, हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटी? इकोनॉमिक और सोशल क्या होगा बोलो? सोशल। इकोनॉमिक में आ जाएगा बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज आ जाएगा। ड्यूरिंग अ कॉलोनियल रूल इंडिया वाज अ डैश एक्सपोर्टर। द ईयर इन रिगार्ड, कौन सा ईयर था? 1921। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश क्या था यहाँ पे? वर्किंग पॉपुलेशन। डैश एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंगिंग टू प्राइमरी सेक्टर, क्या होगा? मैक्सिमम जो चीज है जो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है, क्या हो जाएगा ये बोलो? एनिमल हस्बेंड्री, जो भी फार्मिंग होता है, किसका? पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मछली का जो भी, मछली का फिशरी हो जाता है, एनिमल का, जानवर को पाला जाता है, उसको ट्रेड किया जाता है, उस सब चीज। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सेकेंडरी एंड डैश सेक्टर वॉज देयर इन फैक्ट, कौन होगा? सेकेंडरी और टर्सरी। भाई प्राइमरी तो प्राइमरी सही चल रहा था, बट उस पर एक्सप्लॉइट करा था टैक्स लेके। प्रोडक्शन में इशू नहीं था, टैक्सेशन ज्यादा था उस टाइम पे, टैरिफ ज्यादा था, और इंडस्ट्री और टर्सरी का तो हालत खस्ता था। इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डैश, एग्रीकल्चर इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। डैश रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, कहीं भी वर्किंग पॉपुलेशन आया आंख बंद करके मारो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। माइनिंग एज अब प्रोडक्शन एक्टिविटी, अब माइनिंग किसके अंदर आता है? प्राइमरी के अंदर आता है, सेकेंडरी के अंदर नहीं आएगा।
On the eve of independence, that was a principal occupation of the people and it recorded the highest percentage of contribution. क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर. That is one of the main positive contribution. क्या था सबसे मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन? क्या था? From the British government, what was the best or positive contribution for India? That is railway. Dash mode of production lead to लो प्रोडक्टिविटी. कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्शन लीड करता है या फिर कॉज बनता है फॉर लो प्रोडक्टिविटी? जितना बनाना चाहिए सामान उतना नहीं बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फेड्यूलिस्टिक. फेड्यूलिस्टिक इसका मतलब होता है कि जब आप, पहला बात तो बटा बटा है, बटा भी हुआ है, एग्रीकल्चर बटा भी हुआ है, उसके साथ साथ सुनो, उसके साथ साथ टैरिफ लगा हुआ है, चलो टैक्स लगा हुआ है. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बल्क वर्कफोर्स कहां काम करता था? एग्रीकल्चर. इसका लिए तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. डैश वॉज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिम. डैश वॉज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिम. मुस्लिम होगा यहाँ पे. ये किसका बात किया जा रहा है? याद करो, कल के सेशन में मैंने बताया था कि बांग्लादेश के ढाका के एरिया में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत फाइनेस्ट फैब्रिक बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? मलमल. तो आंसर इज मलमल. इसके बाद स्विस कैनल प्रोवाइड डायरेक्ट रूट की इनडायरेक्ट रूट? डायरेक्ट रूट भाई. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या किया? एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. देखो क्या लिखा हुआ है. क्या देखो, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री आर डेवलप इन इंडिया. अरे भाई फॉल्स. हेवी था, कुछ था, हेवी कुछ था ही नहीं. लेस देन 20% ऑफ पॉपुलेशन वॉज लिटरेट इन इंडिया इन 1948. ट्रू. यस यस, एकदम सही. 20% से भी कम था. और ड्यूरेशन में जब लोग राज कर रहा था उस टाइम में कितना था? 16%, जिसमें से 7% किसका था? बोलो बोलो. फीमेल का, फीमेल्स का. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिफोर इंडिपेंडेंस वाज लेस देन व्हाट इट. सही है भाई, ये सही है. आजादी के पहले जैसे ग्रोथ रेट, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था, अभी उससे ज्यादा बढ़ रहा है भाई. ईयर 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड. सही है भाई, ट्रू. देखो कुछ कुछ चीज ना तुम थोड़ा सा पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा. डेवलपमेंट इज ऑलवेज अकम्प्लिश विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होगा, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगा तो ग्रोथ कैसे होगा? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज मिक्स इकोनॉमी. बोलो क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू. सर खाली ट्रू ही आ रहा है, सच्ची लिख दिए क्या खाली सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फॉल्स भी आएगा. यही तो ट्रिक है, सब भी ट्रू नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ बात थोड़ी है. जब सही है, कॉन्फिडेंस है, सब सही है, मतलब सब सही है. ओपनिंग द स्विस कैनल जो इंक्रीज कर दिया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अरे डायरेक्ट लिंक कर दे रहा है. पहले इंडिया से लेके ब्रिटेन जाने में टोटल 19,800 किलोमीटर लगता था, जो स्विस कैनल खुलने के बाद करीब करीब 11,000 से 12,000 किलोमीटर हो गया. मतलब आप 7,000 किलोमीटर बचा ले रहे हो अपना समय, अपना जो भी रिसोर्स है वो. तो फॉल्स.
आ गया फॉल्स, देखा। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लाइज द बैकवर्डनेस, ट्रू, सही है। सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहला कब हुआ? 1981 सर, फॉल्स, 1883 बोल रहे हैं। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू अ पेनल्टी ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट, सही बात है, ट्रू है। कि देखो इंडस्ट्री को ना डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ना हटा दिया गया, रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, टैक्स लगा दे रहा है, ये क्या करेगा? ये सारा चीज क्या करेगा? ये सारा चीज इंपैक्ट डालेगा कि आप ग्रोथ ना कर पाओ, आप अपना इंडस्ट्री को ना चला पाओ। लैंड होल्डिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सेगमेंटेड, ट्रू, सही है भाई। इट वाज ओइंग टू द discriminatory tariff policy of a colonial government that handcraft industry is got destroyed, true, सही है। कि भाई जानबूझ के कि जो बाहर से सामान आएगा ना, हैंडक्राफ्ट, जो बाहर से जो ब्रिटेन से सामान बन के आएगा उसको दाम कम कर दिया गया, और जो यहाँ से सामान जाएगा उसका दाम ज्यादा कर दिया गया। पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू द इनकम पर हेड ऑफ वर्किंग फोर्स, नहीं, फॉल्स। इंडियन जो रेलवे था वो डेवलप्ड बाई किसके था, क्यों डेवलप कर रहा था? टू प्रमोट द मार्केट, ट्रू। फ्रॉम द 1991 टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेवर डिक्लाइन, ट्रू, सही बात है। 1921 के बाद आज तक डिक्लाइन हुआ ही नहीं है, हम लोग खाली बढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। इनफैक्ट इनफंट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्वेश्चन नंबर 16, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 2 ईयर नॉट 1 ईयर, और कितना हजार, ये हो जाएगा फॉल्स, 1 ईयर तो सही होता है। Muslim is a type of cotton textile which had a least to origin, true, सही बात है भाई। ये false, 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 false। मुस्लिम नहीं था, मलमल था, मलमल था, मलमल लीड करेगा, मतलब मलमल टाइप का जो कॉटन फैब्रिक था, जो टेक्सटाइल बिजनेस था, वो बहुत ग्रोथ कर रहा था। Commercialization of agriculture refers to the shift of cultivation from self-consumption to cultivation of sale of, true, सही बात है भाई। Commercialization करने लगा तभी तो सब शिफ्ट करने लगा। On the eve of independence, only the heavy and basic industry were developed, false। During the British period, India was treated as colonial supplying raw material, true, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी का, सुनो, जिस वीडियो में हम लोग मतलब तो चलो 20 तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा लंबा नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या देख लिए, जो ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था उसका हम लोग एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद एसेशन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इसके साथ साथ 2 चैप्टर और, एक इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990 और इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया एंड इंडियाज नेबरहुड्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल में बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जब तुम लोग लाइक करोगे तो हम लोग लगेगा हाँ कि मैं जो चीज बना रहा हूं तुम लोग के लिए वो वर्थ इट है
मैं तो उसको और बनाऊंगा। ठीक है, चलो।